Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope so you all are fine and safe. Dear students, today we discuss an important topic, that is the sources of organic compounds. What are the major sources or important sources of organic compounds? These are fossil fuels, plants and animals, partial and total synthesis, and products of biotechnology. The first we discuss the fossil fuels. Fossil fuels are the major source of organic compounds. Fossil fuels are formed by the anaerobic decomposition of buried of plants and animals. जब हमारे पास plants और animals का decay होता है, anaerobic decomposition होती है, तो as a result हमारे पास fossil fuels बनते हैं. ये fossil fuels हमारे पास different types के होते हैं, coal, petroleum और natural gas. ठीक है, ये हमारे पास 3 types हैं fossil fuels की. One by one हम इनको discuss करते हैं. First we are going to discuss coal. Coal is an important source of organic compound and is used as a solid fuel. हम सब यूज़ करते हैं. आपने देखा होगा मोस्टली इसको हमारे पास इंग्लैंड में यूज़ किया जाता था 1852 के टाइम. 1852 में हमारे पास कोल सबसे ज़्यादा जो है ये यूज़ किया जाता था लंदन में फॉर हीटिंग पर्पस. उसके बाद लंदन स्मोक के बाद इसे बैन कर दिया गया. बट कोल जो है हमारे पास ये मेजर सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का. और कलर है इसका होता है ब्लैक और ब्राउनिश ब्लैक. इट्स ओरिजिन कोल इज़ फॉर्म्ड इन नेचर from anaerobic decay of plant matter buried under soil millions of years ago. Normally occurs in rock strata layers called coal beds. अब हमारे पास जो कोल होता है ये बनता कैसे? जो हमारे पास प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड रिमेन्स होते हैं उनके ऊपर सबसे पहले उनका जो डिके एनारोबिक डिके होता है, मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एयर क्या होता है, उनका डिके होता है और एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो प्रोडक्ट बनते हैं वो हमारे पास कोल बनता है. कोल नॉर्मली हमारे पास कौन सी लेयर में पाया जाता है? रॉक्स की हमारे पास जो स्ट्रेटा लेयर होती है उसमें पाया जाता है और ये इन द फॉर्म ऑफ शीट्स, इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं कोल बेड्स. जो लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं वो हमारे पास होते हैं इन द USA, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया. कंपोजिशन ऑफ कोल की बात की जाए तो हमारे पास कोल इज़ कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन एंड अदर ट्रेस मेटल्स. Although the amount of carbon is much more than that of hydrogen, oxygen, sulfur. Coal is mostly composed of aromatic hydrocarbons. What are aromatic hydrocarbons? Aromatic hydrocarbons means like benzene. जो बेंजीन के कंपाउंड्स होते हैं मीन्स साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं. साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड्स होते हैं. हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. बेसिकली जो वर्ड एरोमेटिक है ये एरोमा से निकला है, मीन्स फ्रेगरेंस. ये वो कंपाउंड्स होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनकी फ्रेगरेंस होती है. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. अब हमारे पास जो कोल है वो ये नहीं है कि आपको रॉक्स में से जो कोल मिलता है वो एक प्योर फॉर्म में आपको कोल मिल जाता है. नहीं, ऐसे नहीं होता, बल्कि हमारे पास ये जो वेजिटेबल मैटर होता है ये कन्वर्ट होता है कोल में और इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोलिफिकेशन. A process in which vegetable matter like plants becomes converted into coal is called coalification. अब हमारे पास इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आती हैं. कौन कौन सी स्टेजेस आती हैं? सबसे पहले हमारे पास ये जो डिके होता है, जो डेड रिमेन्स होते हैं प्लांट्स और प्लांट्स के, ये हमारे पास क्या होता है, ये सबसे पहले कन्वर्ट होते हैं पीट में, फिर लिग्नाइट, सब बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट. ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट होता है. जो सबसे पहली जो स्टेज आती है, इनिशियल स्टेज होती है, दैट इज़ पीट. इट इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ द कन्वर्जन ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल. इट इज़ ब्राउन इन कलर, इट इज़ वेरी सॉफ्ट एंड बर्न्स विद स्मोक. इट कंटेन्स 5 to 10% कार्बन, 90% वाटर एंड इट्स फ्यूल वैल्यू इज़ वेरी लो. ये अगर आपको पिक्चर में देख भी रहे हैं, ये जो आपके पास सॉफ्ट सा है, ब्राउन इन कलर है, ये हमारे पास पीट है. ये फर्स्ट है या इनिशियल स्टेज है कन्वर्जन ऑफ प्लांट मैटर इनटू कोल. सेकंड स्टेज हमारे पास जो होती है उसको हम कहते हैं लिग्नाइट. इट इज़ ब्राउन इन कलर एंड इट्स हार्डनेस इज़ मोर देन पीट. लिग्नाइट कंटेन्स 25 to 35% कार्बन, 25 to 35% carbon, about 40%, almost 40% water and its fuel value is low. जो आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है डार्क
डार्क ब्राउन्स होता है और इसको हमारे पास ये लिग्नाइट होता है। मतलब सबसे पहले जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो सबसे पहले कन्वर्ट हो गए हैं पीट में। उसमें कार्बन कंटेंट आपने देखा है कि ओनली 5 to 10% होता है। फिर लिग्नाइट में आते हैं, इसमें कार्बन कंटेंट जो है वो 25 to 35% होता है। देन सब बाइटुमिनस होता है। इट इज़ द नेक्स्ट स्टेज टू लिग्नाइट एंड इट कंटेन्स अबाउट 35 to 40% कार्बन। इसमें अगर आप देखें इसकी शेड पीट और इसको कंपेयर करें तो आप देखें कि जो पीट है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, जबकि ये थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। देन है bituminous coal. It contains 45 to 85% carbon. And anthracite, last one is anthracite. Anthracite contains, it is the hardest coal and contains more than 91.5% carbon and only 3% water. इट्स फ्यूल वैल्यू इज़ वेरी हाई। सबसे ज़्यादा जो हमारे पास मतलब अगर आप देखा जाए कि कोल, फाइनली जो कोल आपके पास आते हैं वो हमारे पास एंथ्रासाइट होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है 91.5%। तो ये हमारे पास कोल की स्टेजेस थी कि कोल हमारे पास कैसे बनता है। सबसे पहले जो प्लांट्स का डिके होता है, उसके बाद एनएरोबिक डिके होता है। एज अ रिज़ल्ट हमारे पास सबसे पहले पीट बनता है, देन हमारे पास लिग्नाइट बनता है, देन वो कन्वर्ट होता है सब बिटुमिनस में, देन बाइटुमिनस में, और फिर एंथ्रासाइट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, जो सबसे पहली अर्लीस्ट स्टेज होती है क्वालिफिकेशन की वो हमारे पास क्या होती है, पीट होती है, और उसमें हैविंग लो परसेंट ऑफ कार्बन। और एंथ्रासाइट जो है वो एडवांस्ड स्टेज ऑफ क्वालिफिकेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ कोल। अगर हम यूजेस ऑफ कोल की बात करें तो इस टाइम हमारे पास कोल मेजर सोर्स है हमारे पास फ्यूल का। इट इज़ mainly used as a fuel to produce electricity and heat through combustion. Major source of large number of organic compounds, especially aromatic compounds. It is also used in iron and steel industries. तो देखते हैं हम, इसके अलावा हम लोग डोमेस्टिक यूज़ भी है हमारे पास कोल का, लेकिन वो इतना कॉमन नहीं है। जो हमारे पास विलेज वगैरह में ऐसे मतलब जहाँ पे ये नेचुरल गैस नहीं है, वहाँ पे लोग जो हैं ये यूज़ करते हैं, कोल को यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास कोल के यूजेस ही हैं, कोल के हमारे पास कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम्स क्या हैं? एक्चुअली द डिगिंग ऑफ कोल माइंस इज़ डिफ़िकल्ट. Digging has many adverse effects. Digging of coal causes many toxic and radioactive substances to also be digged out, and person and area will be affected. इसके अलावा हमारे पास ये होता है कि जो कोल माइंस होती हैं उधर जो लोग काम करते हैं, उधर उनको मोस्टली जो लोग काम करते हैं वहाँ पे उनको एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक कैंसर। तो वहाँ के जो लोग होते हैं उनको एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसे हम कहते हैं ब्लैक लंग्स बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, इट्स लंग कैंसर हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास कोल की जो ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब कोल को एक से दूसरी जगह जो लेके जाना पड़ता है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। और ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट क्या होता है कि जो एरियाज़ होते हैं, जो साइड के जो एरियाज़ होते हैं जहाँ से इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो उस एरिया को भी बहुत ज़्यादा डर्टी कर देता है। स्पेशल कंटेनर्स होते हैं, क्योंकि ये ट्रक्स में तो इनको हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, तो इनके स्पेशल कंटेनर्स होते हैं। तो ये हमारे पास कोल के बारे में था। इसके अलावा कोल का सबसे जो यूनिवर्सल एडवर्स इफ़ेक्ट है वो कोल का है ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन। अब हमारे पास कोल के बारे में, अगर कोल एक और टॉपिक होता है जिसको हम कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। अगर आप द कन्वर्जन ऑफ कोल इनटू गैस, इट इज़ कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। कोल की जो हमने स्टेजेस पढ़ी हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका डिके होता है। उनकी जब डिके होता है उसके बाद उनके ऊपर जब काफ़ी टाइम गुज़रता है, काफ़ी टाइम गुज़रने के बाद वो कन्वर्ट हो जाते हैं पीट से लिग्नाइट से सब बाइटुमिनस में एंथ्रासाइट में, दिस इज़ कॉल्ड कोल। ये सारे कोल हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट होता है वो एंथ्रासाइट में होता है और उसका फ्यूल वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। द नेक्स्ट सोर्स ऑफ फॉसिल फ्यूल इज़ पेट्रोलियम। ये हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, ये भी, एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
Petroleum is a Latin word. Petra means rock and oleum means oil. Thus the word petroleum means rock oil. It is present in underground porous rock. जो हमारे पास porous rocks होती हैं मीन्स ऐसी rocks जिनमें pores होते हैं ये उनमें present होता है. It is also called mineral oil or crude oil, liquid oil. It is a viscous liquid with unpleasant smell. अगर आप पेट्रोलियम को स्मेल करें तो इसकी बहुत ज़्यादा unpleasant सी स्मेल होती है. अब जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम is a broad category that includes both crude oil and petroleum products. अब जो हमारे पास पेट्रोलियम की अगर हम हिस्ट्री देखें, a fossil fuel petroleum is formed when large quantities of dead organisms, mostly zooplanktons and algae, are buried underneath sedimentary rock and subjected to both intense heat and pressure. अब जब हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन्स हो गए, एल्गी हो गए, डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनके ऊपर हीट और प्रेशर होता है. जब इनके ऊपर इंटेंस हीट और प्रेशर होता है तो एज अ रिज़ल्ट ये कन्वर्ट होते हैं हमारे पास. किस में कन्वर्ट होते हैं? पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं. अब जब ये पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, पेट्रोलियम बेसिकली हमारे पास ये नहीं है कि पेट्रोलियम एक आपके पास स्पेसिफिक एक ऑयल है या एक आप निकाल रहे हैं उसको ज़मीन से, आपको एक एग्जैक्ट सा ऑयल निकलता है. नहीं, ऐसे नहीं होता. पेट्रोलियम इज़ अ यूजलेस मिक्सचर ऑफ वेरी यूजफुल कंपाउंड्स. अब पेट्रोलियम जब आपके पास आ जाते हैं तो वो क्रूड ऑयल होता है. मतलब उसको अगर आपके पास पेट्रोलियम या आप उसको जब निकालते हैं ज़मीन से तो आप उसको ऐसे ही यूज़ नहीं करते, बल्कि आप सबसे पहले उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. अब जब हम उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने के बाद वो कन्वर्ट होता है कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में, जिनमें हमारे पास होते हैं गैस, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट ये कन्वर्ट हो जाते हैं डिफरेंट फ्रैक्शंस में. सबसे पहले गैस आती है, मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा वो ऑब्वियसली सबसे ऊपर वाले चैम्बर में जाएगा. जिसका अप टू गैस जो होती है उनका अप टू 20% जो है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है. और इनकी कंपोजिशन C1 to C4 और मतलब कार्बन 1 to कार्बन 4 इनकी कंपोजिशन होती है. गैस होती है, फिर पेट्रोलियम ईथर होता है, गैसोलीन होता है, केरोसिन होता है, लाइट गैस होता है, इसके बाद ल्यूब्रिकेंट्स वगैरह होते हैं. अब जब हमारे पास ये आते हैं, फिर इनके आगे से यूज़ेस बहुत ज़्यादा हैं. मतलब हम किसी को किधर गैसोलीन इंजन में यूज़ करते हैं, एज अ फ्यूल फॉर जेट इंजन्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट जगहों पे हम इनको यूज़ करते हैं. अब हमारे पास नेक्स्ट हमारा चैप्टर आएगा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री. उसमें हम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे. जो फर्स्ट किसने डिस्कवर किया था पेट्रोलियम? कर्नल एडविन ड्रेक वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड पेट्रोलियम. वाल जो डिस्कवर किया था. रशिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कुवैत, इराक, ईरान, कनाडा एंड सऊदी अरेबिया आर रिच इन पेट्रोलियम. पेट्रोलियम कंपोजिशन की बात की जाए, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. द हाइड्रोकार्बन्स इन पेट्रोलियम आर मोस्टली alkanes, cycloalkanes and aromatic hydrocarbons. Some other organic compounds in trace amount contains oxygen, sulfur, nitrogen as well as metals like nickel, copper and vanadium. यूज़ क्या है? Today petroleum products are major sources of our fuels. कि आजकल हम सबसे ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं वो हम पेट्रोलियम यूज़ कर रहे हैं. ये आपको क्रूड ऑयल नज़र आ रहा है कि जब आप पेट्रोलियम को निकालते हैं तो वो इस फॉर्म में होता है. देन हम उसको रिफ़ाइन करते हैं. पेट्रोलियम जो केरोसिन की इस टाइम पहले जब स्टार्ट में डिस्कवर कर रहे थे तो उस टाइम डिस्कवरी हो रही थी तो उस टाइम इतनी इसकी वैल्यू नहीं थी. फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पता लगा पेट्रोलियम बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, केरोसिन की कितनी डिमांड होगी क्योंकि पास्ट में हमारे पास व्हीकल्स इतनी ज़्यादा नहीं थी. थर्ड फॉसिल फ्यूल जो है वो हमारे पास नेचुरल गैस है. इट इज़ अ गैशियस फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स. अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि ये हमारे पास जो लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो हमारे पास गैसेस होती हैं. इनका ओरिजिन क्या है? इट इज़ फॉर्म बाय डिके ऑफ डेड एनिमल मैटर एंड इज़ यूजुअली फाउंड अबव द अंडरग्राउंड डिपोजिट्स ऑफ पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के जो डिपोजिट्स होते हैं उससे ऊपर जो पाया जाता है हमारे पास नेचुरल गैस होती है. क्यों? क्योंकि जो नेचुरल गैस होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं तो वो हमारे पास ऊपर होता है. गैसेस हमेशा ऊपर पाई जाती हैं. इसके यूज़ क्या है नेचुरल गैस का? मेन सोर्स ऑफ फ्यूल इन आवर डेली लाइफ.
used as a domestic fuel as well as automobile fuel. ये देखें, ये आपके पास नेचुरल गैस है. कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये तीन हमारे पास फॉसिल फ्यूल्स हैं और फॉसिल फ्यूल हमारे पास फर्स्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का. द सेकेंड इम्पॉर्टेंट source of organic compounds are plants and animals. The organic compounds obtained from plants and animals are called natural products, and the study of the chemistry of such compounds is called natural product chemistry. The organic compounds derived from plants are used as medicines. अभी हमने इससे पहला जो हमारा लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ मेडिसिन डिस्कस की थी, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए थे जिनको हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं और उनको हम आगे मेडिसिन में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल क्विनीन, एस्पिरिन, बेंजाइल, बेंजोएट. Clinically useful drugs which have been recently isolated from plants include the anti-cancer agent Paliate, Taxol from the yew tree. अब ये जो हमारे पास टेक्सोल है, ये टेक्सोल हमारे पास एक प्लांट से हमारे पास एक ट्री है जिसको हम यू ट्री कहते हैं, उससे हमारे पास इसको ऑब्टेन किया गया और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इसका यूज़ क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ओवरियन, लंग, ब्लैडर एज वेल एज अदर टाइप ऑफ सॉलिड ट्यूमर. ठीक है, कैंसर. अब यू ट्री हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास इट में नाउ बी नोन एज कॉमन यू, इंग्लिश यू और यूरोपियन यू, क्योंकि जो इसके मेजर किधर पाया जाता है यू ट्री? ये वेस्टर्न, सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप में, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, नॉर्दर्न ईरान एंड साउथ वेस्ट एशिया में पाया जाता है. और सेकंड जो है वो एंटी मलेरियल एजेंट है आर्टिमिसिनिन फ्रॉम आर्टिमिशिया एनुअल. आर्टिमिशिया एनुअल क्या है? इसकी फैमिली जो है वो एस्टेरेसी है. इट इज़ एन हर्ब ट्रेडिशनली यूज्ड टू ट्रीट मलेरिया. इट इज़ फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका. ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनको हम ड्राइव करते हैं प्लांट से. ऐसे बहुत सारे हैं. सिमिलरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक फैट्स, ऑयल्स, लिपिड्स एट्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स. प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे पास मेजर सोर्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के. इनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को ड्राइव करते हैं. ये यू ट्री आपको नज़र आ रहा है, ये यू ट्री है स्पेशल. हमारे पास एक ट्री है जिससे हम क्या चीज़ ऑब्टेन करते हैं? टेक्सोल. और टेक्सोल हम किस लिए यूज़ करते हैं? इट इज़ एन एंटी कैंसर ड्रग. थर्ड हमारे पास जो सोर्स है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो है हमारे पास पार्शियल एंड टोटल सिंथेसिस. द स्टडी ऑफ प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी फ्रॉम अ लिविंग और नॉन लिविंग सोर्सेज आर कॉल्ड सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सिंपल सिंथेटिक कंपाउंड्स. Organic compounds can be synthesized either through partial synthesis or through total synthesis. अब हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम पार्शियल या टोटल सिंथेसिस के थ्रू सिंथेसाइज कर सकते हैं. पार्शियल सिंथेसिस क्या होता है? Mostly organic reactions occur in many steps. Sometimes an intermediate product of a reaction is used to synthesize a targeted product. This process is known as partial synthesis. हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो वन स्टेप नहीं होते, बल्कि वो मोस्टली हमारे पास मैनी स्टेप्स होते हैं. जैसे आपके पास ए आपके पास रिएक्टेंट है और डी आपके पास प्रोडक्ट है, तो ये ए डायरेक्ट डी में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि ए पहले कन्वर्ट होगा बी में, बी कन्वर्ट होगा सी में और सी कन्वर्ट होगा आगे डी में. अब आपके पास आप क्या करते हैं कि सी को लेते हैं इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, उसको लेके आप डायरेक्ट डी बना देते हैं. तो ये आपके पास पार्शियल सिंथेसिस है. फॉर एग्जांपल, carboxylic acid is obtained by the oxidation of aldehydes, skipping the oxidation of alkane and alcohol. अब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से जैसे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड को हम ऑब्टेन करते हैं बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड. अब ये डायरेक्ट हम एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ऑब्टेन कर लेते हैं, लेकिन जो इससे पहले जो स्टेप्स होते हैं वो ये होते हैं कि ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है, फिर उसका जो प्रोडक्ट आता है वो एल्डिहाइड आता है, उसकी ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आते हैं. लेकिन हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट अपना एल्डिहाइड को लेते हैं और उससे अपना टारगेटेड प्रोडक्ट को सिंथेसाइज करते हैं. सो दिस इज़ कॉल्ड पार्शियल सिंथेसिस. Next is total synthesis. When a desired product is prepared by converting the starting material through many steps are called total synthesis.
कि आपके पास स्टेप वाइज सारा प्रोसेस जाता है, स्टेप ए से बी में जाएगा, फिर सी में जाएगा, फिर डी में जाएगा, मतलब आपके पास एक स्टेप वाइज प्रोसेस होता है। इस तरह की सिंथेसिस को हम कहते हैं टोटल सिंथेसिस। इसकी एग्जांपल है रॉबर्ट बर्न्स वुडवर्ड एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अचीव द फर्स्ट टोटल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन 1951. The last source of organic compounds are the products of biotechnology. In biotechnology, living organisms are used to make useful chemicals and products or to perform an industrial task. Most of the products of biotechnology are organic compounds. Common application of biotechnology is the direct use of organism for the manufacturing of organic products, for example beer and milk products. अब हमारे पास कौन से important products हैं biotechnology के? Benzyl penicillin, it is an antibiotic. Polyhydroxybutyrate, a biodegradable thermoplastic. Insulin, an hormone. Renin, an enzyme. And chemosensory protein. These are the products of biotechnology, and these all are organic compounds. So we discussed the sources of organic compounds. And what are the major sources of organic compounds? Number 1, fossil fuel, plants and animals, partial and total synthesis, and the products of biotechnology. होप सो आप सबको समझ आई होगी. थैंक यू.